1857 की क्रांति के असफलता के कारण पर एक विस्तृत लेख लिखिए। तो 1857 की क्रांति के असफलता के कारण योजना एवं समन्वय का अभाव। तो किसका अभाव? योजना एवं समन्वय का तो अभाव है। फिर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने के लिए मजबूत रणनीति व कूटनीति की आवश्यकता थी, परंतु सभी छावनियां यह रूपरेखा बनाने में असफल रही। अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने का अवसर मिल गया। फिर प्रभावी केंद्रीय नेतृत्व की अनुपस्थिति। यह संघर्ष केवल स्थानीय एवं एकांकी था, जिसमें केंद्रीय एवं अन्य दृष्टिकोण का अभाव था। विप्लवकारियों ने बहादुर शाह को अपना नेता माना, जो कि स्वयं विद्रोह के प्रति असमंजस में था। इसके अलावा स्थानीय नेता कुशाल सिंह चंपावत, आउआ, जयदयाल कोटा अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के कारण क्रांति से जुड़े थे। फिर ब्रिटिश सेना एवं हथियार की आधुनिकता। क्रांति के दौरान ब्रिटिश सैनिकों के पास नवीनतम एनफील्ड राइफल एवं तोपें थी, वही विद्रोही सैनिक भाले और तलवार से लड़ रहे थे। फिर क्रांति का सीमित प्रचार। तो क्रांति संपूर्ण भारत में संगठित रूप से नहीं पनप पाई। इसके कुछ प्रमुख केंद्र थे, जैसे नसीराबाद, नीमच, आउआ आदि। फिर रियासत का अंग्रेजों को भरपूर सहयोग। तो क्रांति के दमन हेतु राजस्थान की सभी रियासतों ने ब्रिटिश शासन का सहयोग किया था, जैसे बीकानेर के सरदार सिंह, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह आदि। फिर वैकल्पिक केंद्रीय संता की अनुपस्थिति। तो विद्रोही ब्रिटिश शासन के स्थान पर किसी अन्य शासन प्रणाली को जनता के समक्ष परिभाषित नहीं कर सके, जिसके फलस्वरूप क्रांति साधारण जनमानस का समर्थन एवं लोकप्रियता नहीं पा सकी। फिर राजस्थान के विप्लवकारियों में त्याग बलिदान की भावना तो प्रबल थी, लेकिन संगठनिक एकता और कुशलता का अभाव था। अधिकांश विप्लवकारी धन, शस्त्र और अन्य संसाधनों की कमी से जूझते रहे, जैसे कि हत्या, टोपे। उपरोक्त सभी कारणों से राजस्थान में 1857 का विप्लव अपने उद्देश्य में असफल रहा और अंग्रेजी शासन को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सका। असफल कहना ही भी न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि क्रांति ने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। कुशाल सिंह चंपावत राजस्थान की लोक कहानियां एवं लोक गीतों के रूप में अमर हो गया। फिर स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो जैसे कि रानी पद्मावती, कर्मावती, सहल कबर, पन्नादाई जैसी वीरांगनाओं से की धारा से स्वतंत्रता संग्राम में भी अनेक महिलाओं ने भाग लिया था, जिसमें से कुछ निम्न प्रकार है। पहली, जानकी देवी बजाज, अपने पति जमनालाल के साथ प्रजामंडल सत्याग्रह व भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। फिर अंजना देवी चौधरी, तो अपने पति राम नारायण चौधरी के साथ मेवाड़ व बूंदी किसान आंदोलन में भाग लिया और तथा वह समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी। फिर रतन शास्त्री, हीरालाल शास्त्री के साथ जयपुर प्रजामंडल सत्याग्रह में भाग लिया तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं व परिवारों की सेवा की। इन्होंने ग्रामोत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से बनस्थली में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। फिर रमा देवी, यह लादूराम जोशी की पत्नी थी। इन्होंने बिचौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया तथा सत्याग्रह के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। किशोरी देवी 1934 में 10,000 से अधिक महिलाओं के साथ कटरा दल सम्मेलन की अध्यक्षता की। फिर इनके अलावा कुछ थी, जैसे सत्यभामा अजमेर व्याबर किसान आंदोलन, फिर मणि बहन पांड्या बागड़ से, केतुबाई बीकानेर से, नगेंद्र बाला कोटा से, लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर से, दुर्गावती देवी शेखावटी से, सत्यवती शर्मा भरतपुर से, इंदुमती गोयनका जोधपुर। इनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण रही। फिर अंग्रेज ने संधियों के पश्चात किए गए सुधारों ने किस प्रकार राजस्थान की जनजातियों को आक्रोश को जन्म दिया। तो अंग्रेज के साथ 1858 की संधियों के पश्चात जनजातीय क्षेत्रों में अनेक प्रशासनिक सुधारों ने जनजातियों में आक्रोश को जन्म दिया। तो स्थानीय सेना भंग कर वहां चौकियां स्थापित की गई, जिससे सेना में कार्यरत भील बेरोजगार हो गए। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर और 1841 में
मेवाड़ भील कौप खेरवाड़ा की स्थापना की गई। जनजातियों के सामाजिक 1881 एवं जनजातियों के सामाजिक 1881 की जनगणना एवं धार्मिक मान्यताओं पर अतिक्रमण किया, जैसे डाकन प्रथा पर प्रतिबंध। फिर नई व्यवस्था में जंगल संबंधी जनजातियों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, जैसे लकड़ी एवं बांस के व्यापार पर, अफीम, तंबाकू एवं नमक पर कर, फिर ईंधन के रूप में इकट्ठा करने और स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध इत्यादि। राजमार्गों की रक्षा व गांवों की चौकीदारी हेतु की जाने वाली क्रमशः बोलाई व रखवाली को समाप्त कर दिया गया। फिर नई दोष पूर्ण आबकारी नीति के तहत शराब बनाने का अधिकार जो प्राचीन समय से भीलों के पास था उसे केवल राज्य के पास ही रखा गया और महुआ की शराब पर रोक लगा दी गई। इस प्रकार सदियों से जनजाति स्वच्छंद रूप से रह रही थी व नई व्यवस्थाओं के तहत उन्हें भेंट बेगार देने के लिए विवश किया गया। इस कारण जनजातियों में असंतोष व्याप्त हुआ। फिर है किसान आंदोलन ने राजस्थान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जन जागृति के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान किया है। कथन की विवेचना करें तो सामाजिक जन जागृति किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता द्वारा स्थापित विभिन्न संस्थाओं, आंदोलन, जुलूस के माध्यम से सभी वर्गों का उत्थान एवं सशक्तिकरण का कार्य किया। 1917 में विजय सिंह पथिक द्वारा ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। किसान आंदोलनों में सामाजिक व लैंगिक समानता पर अत्यधिक बल दिया गया। महिलाओं को इन आंदोलनों से जोड़ा गया। 1934 में सियोट के सामंत के दुर्व्यवहार के विरुद्ध 10,000 से अधिक महिलाओं ने कटरा दल में भाग लिया। फिर है आर्थिक जन जागृति, तो जैसे कि विभिन्न रियासतों में अत्यधिक लाख बाग भू राजस्व लगानों के विरोध में किसान आंदोलनों की शुरुआत हुई। बिजोलिया में इन आंदोलनों के प्रभाव से किसानों के 35 प्रकार के कर माफ कर दिए गए थे तथा किसानों की जब्त जमीन वापस दे दी गई। अलवर में पुराना भूमि बंदोबस्त लागू कर दिया गया। इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप ही जागीरदारी व्यवस्था समाप्त हुई तथा भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई। फिर है राजनीतिक जन जागृति, तो प्रताप, राजस्थान केसरी, राजस्थान संदेश, डेली हेराल्ड, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों और प्रेमचंद्र की रंगभूमि उपन्यास एवं लेखों के माध्यम से किसान आंदोलनों ने जनमानस को अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सचेत किया। प्रेमचंद, भंवरलाल, माणिक्यलाल वर्मा के पंचेड़ा गीतों के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित किया गया। फिर राजस्थान सेवा संघ जैसे संस्थानों ने किसानों को प्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शित किया। राजस्थान सेवा संघ ने बेगू कृषक आंदोलन व मेवाड़ कृषक आंदोलन में सहयोग किया तथा नीमूचना हत्याकांड के विरोध में एक जांच समिति कन्हैया लाल, हरिभाई किंकर और लादूराम जोशी का गठन किया। प्रजामंडल ने किस प्रकार से तत्कालीन समाज एवं प्रशासन में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन लाए? तो राजनीति जैसे प्रजामंडल ने जनसाधारण में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चेतना एवं जन जागृति के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला, राजनीतिक महत्व। उत्तरदायी सरकार के निर्माण की अवधारणा ने शासकों को प्रशासन में जन नेताओं की भागीदारी देने हेतु विवश कर दिया ताकि जनता की समस्याओं का प्रभावी निराकरण किया जा सके। जैसे मेवाड़ मंत्रिमंडल में प्रजामंडल के नेता देवी शंकर तिवाड़ी और दौलतमल भंडारी। फिर शाहपुरा रियासत में गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार का गठन। सेवक वैभव मेवाड़ का वर्तमान शासन, आगी बाण, राजस्थान वीकली जैसे स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों ने त्वरित गति से राजनीतिक चेतना फैलाने का काम किया। फिर प्रजामंडलों ने रियासतों में राष्ट्रीय चेतना एवं एकता के पृष्ठभूमि तैयार की। जैसे मेवाड़ अधिवेशन के दौरान जेवी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया और तथा रियासत की जनता को ब्रिटिश भारत में चल रहे स्वतंत्र आंदोलन के बारे में अवगत कराया। इन आंदोलनों ने राजशाही सामंती व्यवस्था के उन्मूलन एवं संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया। जोधपुर में नगर पालिका का गठन कर पहले जातीय आधार पर किया था, कालांतर में इसे क्षेत्रीय एवं पालिक मताधिकार के रूप में किया जाने लगा। जयनारायण व्यास जोधपुर नगर पालिका के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष। फिर सामाजिक महत्व क्या थे? तो प्रजामंडल आंदोलनों ने शिक्षा के प्रचार
प्रसार पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे बीकानेर प्रजामंडल में कन्हैयालाल ढूंढ द्वारा कबीर एवं कन्या पाठशाला की स्थापना, जिससे दलित एवं बालिका शिक्षा के क्षेत्र में चेतना का विस्तार हुआ। प्रजामंडल ने कई संस्थाओं एवं पुस्तकालय की स्थापना कर शिक्षा के महत्व को उजागर किया। जैसे जैसलमेर प्रजामंडल के कार्यकर्ता रघुनाथ सिंह द्वारा माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना। फिर प्रजामंडल ने समाज में धार्मिक वैमनस्य को मिटाने एवं विभिन्न प्रकार की कुप्रथा जैसे बाल विवाह, कन्यावध, दहेज प्रथा आदि का पुरजोर विरोध किया। जैसे अलवर प्रजामंडल में हरि नारायण शर्मा ने अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की। प्रजामंडलों द्वारा विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से दलित, आदिवासी उत्थान एवं सशक्तिकरण का कार्य किया गया। जैसे हरि नारायण शर्मा ने वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ और सिरोही के गोकुल भट्ट ने हरिजन सेवा संघ, फिर रामनारायण चौधरी ने राजपूताना में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। समाज में महिला समाज के महिला वर्ग में शिक्षा, राजनीतिक चेतना के प्रसार के लिए महिलाओं को प्रजामंडल आंदोलनों से जोड़ने का कार्य किया। जैसे बांसवाड़ा की विजय बहन भावसार, मेवाड़ में नारायणी देवी एवं भगवती देवी, जयपुर में दुर्गा देवी आदि। फिर समाज के सॉरी फिर है प्रजामंडल ने सामाजिक, लैंगिक, धार्मिक समानता पर बल दिया। सामाजिक असमानता के विरोध में बैरवा समुदाय द्वारा उनियारा टोक में आंदोलन किया गया। फिर आज आर्थिक महत्व क्या थे? तो रियासतों में लाग बाग, भू राजस्व व लगानों के विरोध में हुए किसान आंदोलनों को प्रजामंडलों द्वारा सहयोग प्रदत्त था। प्रजामंडल आंदोलनों के फलस्वरूप जागीरदारी व्यवस्था समाप्त हुई एवं नई भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई। इन आंदोलनों के दौरान खादी के उत्पादन व उपयोग तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसी मांगों ने तत्कालीन लघु एवं घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित किया। जैसे बाल मुकुंद बिरसा द्वारा खादी के प्रचार हेतु जोधपुर में खादी भंडार की स्थापना की गई। इस प्रकार प्रजामंडलों ने तत्कालीन समाज में प्रशासन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन लाने की नींव रखी। राजस्थान के महाजनपद काल के प्रमुख स्थलों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो राजस्थान के महाजनपद काल के प्रमुख स्थल जैसे कि मत्स्य महाजनपद, जो है क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी भाग, अलवर का दक्षिण पश्चिमी भाग, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली क्षेत्र तथा दक्षिण में चंबल की पहाड़ियों से और पश्चिम में सरस्वती नदी के जंगलों तक। जानकारी इसकी मिलती है महाभारत में, शतपथ ब्राह्मण में और ऋग्वेद से। फिर राजधानी इसकी थी विराटनगर, जयपुर। फिर अगला है सूरसेन महाजनपद, इसका चित्र था अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। राजधानी थी इसकी मथुरा। फिर कुरु कुरु महाजनपद, जो था कि अलवर का उत्तरी भाग, और राजधानी थी इसकी इंद्रप्रस्थ, जो कि आज का है दिल्ली। फिर इन महाजनपदों के अलावा राजस्थान में सीवी जनपद, राजधानी इसकी मध्यमेकिका थी। मालव जनपद, राजधानी इसकी नगर थी। और योद्धे जनपद, सालव जनपद, अर्जुनायन जनपद व राजनय जनपद अवस्थित थे। तो वो थे महाजनपद और ये है जनपद। राजस्थान की पाषाण कालीन सभ्यता का वर्णन कीजिए। तो राजस्थान की पाषाण कालीन सभ्यता में मध्य पाषाण व नव पाषाण युग के समय राजस्थान में प्रारंभिक मानव गतिविधियां बनास नदी, उसके सहायक नदियों के आसपास क्षेत्र में दिखाई पड़ती हैं। तो कब? मध्य पाषाण और नव पाषाण में। तो पहली है भागोड़ नदी, कोठारी नदी के किनारे स्थित है और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, भीलवाड़ा। फिर उत्खनन करता थे इसके वीरेंद्रनाथ मिश्र, और साक्ष्य क्या मिले हैं यहाँ पे? कृषि तथा पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। लघु पाषाण कालीन औजार शिकार में प्रयुक्त होते थे। यहाँ पे तांबे की वस्तुएं मिली हैं, मृद भांड मिले हैं, छिद्रित पत्थर, छेद वाली सुई। फिर है एक तिलवाड़ा में स्थित है ये, लूणी नदी के किनारे बाड़मेर में, और इसके भी उत्खनन करता थे वीरेंद्रनाथ मिश्र। फिर इसके साक्ष्य क्या मिले हैं? पशुपालन व अग्नि के कुंड के साक्ष्य, लघु पाषाण कालीन औजार और गोलाकार पत्थर की गेंद जो शिकार में प्रयुक्त होती थी। फिर उपयुक्त स्थल के अलावा अन्य मध्य पाषाण कालीन स्थल निम्न है। तो इसके अलावा जो पाषाण कालीन स्थल है वो है जैसे डूडा पस्कर अजमेर, डीडवाना नागौर, जायल नागौर, और एक है पचपदरा नमक बेसिन बाड़मेर। तो अगला है राजस्थान में गुप्त व गुप्तोत्तर काल के सांस्कृतिक गतिविधियों पर लेख लिखिए।
तो राजस्थान में गुप्त काल की सांस्कृतिक गतिविधियां, तो स्थापत्य में तो जैसे विष्णुवर्धन ने भीमलाट बयाना व रानी चित्रलेखा ने उषा मंदिर भरतपुर का निर्माण करवाया। फिर हुण शासक मीरकुल ने बारडोली व चारचोमा कोटा में शिव मंदिर बनवाया। फिर अभिलेख में बड़वा बारा से गुप्तकालीन अभिलेख, इसमें मौखरी शासकों का वर्णन है। 4 स्तंभ प्राप्त हुए हैं, इसमें से 3 लेख युक्त हैं। फिर सिक्के, तो नगला छेल से सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? नगला छेल से। फिर राजस्थान में गुप्तोत्तर काल के समय के सांस्कृतिक गतिविधियां, तो ये तो हो गई गुप्त काल की। अब ये गुप्तोत्तर काल की, तो इनमें भीनमाल के कवि माघ ने शिशुपाल वध नामक पुस्तक मिली है, और ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्तूप सिद्धांत व खंड खाद्यक नामक पुस्तक लिखी, जिसमें ब्रह्म स्तूप सिद्धांत और खंड खाद्यक। फिर है राजस्थान मौर्य काल का एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है, स्पष्ट कीजिए। तो राजस्थान से मौर्य काल के अभिलेख जैसे प्राभु अभिलेख और मानसरोवर और कणस्वा, जो कि बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध मठ और बौद्ध के अवशेष एवं अशोक और उसके धर्म की जानकारी मिलती है। 1837 में मौर्य काल के सबसे महत्वपूर्ण स्थल बैराट से कैप्टन बर्ट ने भ्राभु शिलालेख बीजक की पहाड़ी की खोज की थी। भ्राभु शिलालेख में बौद्ध संघ एवं धर्म के प्रति अशोक की निष्ठा को व्यक्त करते हुए प्रियदर्शी राजा की संज्ञा दी है। भ्राभु शिलालेख में 7 बौद्ध ग्रंथों की जानकारी मिलती है। और 1871 में भीम पहाड़ी से कार्लाइल को अशोक का एक अन्य अभिलेख प्राप्त हुआ। यहीं से हेनसांग ने 8 बौद्ध मठों की पुष्टि की, जिसे कालांतर में हुण शासक मीरकुल ने नष्ट कर दिया। फिर सवाई राम सिंह द्वितीय ने बैराट में खुदाई करवाई, जिसमें सोने की एक मंजूषा प्राप्त हुई है। इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रहे होंगे। फिर मानसरोवर अभिलेख 1713 ईस्वी के अनुसार यहाँ राजा मान मौर्य का शासन था। इस अभिलेख से 4 शासकों के नाम प्राप्त होते हैं: महेश्वर, भीम, भोज, मान। फिर कणसवा कोटा 738 ईस्वी में शिवालय के अभिलेख से मौर्य राजा धवल का उल्लेख मिलता है। तो उपयुक्त से स्पष्ट है कि राजस्थान में मौर्य काल के महत्वपूर्ण अभिलेख, स्थान, स्रोत, अशोक धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। अतः राजस्थान मौर्य काल का एक महत्वपूर्ण स्थल है। तुलनात्मक अध्ययन करते हुए कालीबंगा और आड़ सभ्यता का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो तुलनात्मक घटक में पहले स्थिति, कालीबंगा हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे, आयड़ उदयपुर में बेड़च नदी के किनारे। कालीबंगा का अन्य नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता की तीसरी राजधानी और शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। आहड़ सभ्यता है मृतकों के टीले की सभ्यता, आगाटपुर, धूलकोट और ताम्रवर्ती नगरी भी कहते हैं। फिर कालीबंगा की खोज करता थे अमनानंद घोष और आहड़ के थे आर.सी. अग्रवाल। फिर अन्य उत्खननकर्ता में आते हैं बी.के. थापर और बी.बी. लाल कालीबंगा में, और आहड़ में आते हैं अक्षय कीर्ति व्यास, आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया। फिर कृषि में 2 फसलें जो यहाँ पे मिली हैं एक साथ, 2 फसलें एक साथ, और खेत दक्षिण पूर्व दिशा में कालीबंगा में, और आहड़ में सामान्यतः गेहूं, ज्वार व चावल की खेती होती थी, और कालीबंगा में किसकी है? गेहूं और जौ की। ठीक है। फिर निर्माण, तो निर्माण कैसे हुआ है? कच्ची ईंटें, अलंकृत ईंटें, सड़क निर्माण में पक्की ईंट का प्रयोग। तो ऐसे कालीबंगा में कच्ची ईंट और अलंकृत ईंटें हैं, पर सड़क निर्माण में कैसी है? पक्की ईंट, और समकोण पर काटने के लिए। पर आहड़ में धूप में सुखाई गई ईंटें एवं पत्थरों का प्रयोग, नींवों के क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के मिश्रण। तो नींवों में क्वार्ट्ज के टुकड़े मिले और चिप्स के मिश्रण मिले। फिर सवादान मिले हैं जो कालीबंगा में युग्मित सवादान है। आहड़ में सवादान मिले हैं जो सबों के आभूषणों को साथ दफनाते थे। फिर कालीबंगा में मृदभांड मिले हैं, लाल मृदभांड, जिन पर काले रंग व लाल रंग का जामितीय अलंकरण है। आहड़ में काले व लाल मृदभांड जिन्हें गोरे या कोटे कहते हैं। कालीबंगा में 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। आहड़ में एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं जिन्हें संयुक्त परिवार व सामूहिक भोजन की जानकारी मिलती है। कालीबंगा में बेलनाकार मोहर मिली है। आहड़ में यूनानी मुद्रा मिली है जिसपे अपोलो का चित्र बना हुआ है। फिर कालीबंगा में सोलथी, सावणिया, पूगल अन्य केंद्र थे, और आहड़ सभ्यता के अन्य केंद्रों में गिलुंड, बालाथल, ओजियाना है।
कालीबंगा कला की दृष्टि से क्या मिला है? वृषभ मूर्ति मिली है, हाथी दांत का कंगा मिला है, शंख के आभूषण मिले हैं, तांबे के उपकरण। और आहड़ में रंगाई छपाई उद्योग और तोल के बाट व माप मिले हैं। फिर कालीबंगा से यहाँ से बच्चे की खोपड़ी प्राप्त हुई है जिसमें 6 छेद हैं जिससे मस्तिष्क शोध, बीमारी के इलाज व शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। और आहड़ में तांबा गलाने की भट्टियां मिली हैं जो पत्थरों की अधिकता से अनुमान होता है कि यहाँ पत्थरों के शस्त्र और उपकरण बनाने का बड़ा केंद्र रहा होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बीकानेर में दयाल दास के साहित्यिक योगदान पर उल्लेख कीजिए। तो बीकानेर रे रोठा राठौड़ारी ख्यात के रचयिता दयाल दास का जन्म 1798 में बीकानेर के कुड़िया गांव में हुआ था। उन्होंने बीकानेर दरबार में एक सम्मानित दरबारी, विश्वसनीय सलाहकार, निपुण राजनेता, लेखक और कवि के रूप में कार्य किया। फिर बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात के अलावा दयाल दास ने देश दर्पण, आर्य-ख्यान, कल्पद्रुम, बीकानेर के पट्टा राय गांवरी विगत, सुजस बावनी, पंवार वंश दर्पण की रचना भी की। ध्यान जयश्री खान राजस्थान की अंतिम ख्यात है जिसमें मुख्यतः बीकानेर राजवंश की उत्पत्ति, महाराजा सरदार सिंह का शासन शामिल है। यह मुगलों, मराठों और राठौड़ों के बीच जटिल संबंधों का भी वर्णन करती है। इसमें फारसी फरमान और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के अनुवाद, बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था, राज दरबार के भीतर विभिन्न षड्यंत्रों आदि की जानकारी मिलती है। नागौर दरबार ने राजस्थान में मुगल साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण का मार्ग प्रशस्त किया, जो कि अकबर की कूटनीति का परिणाम था। परीक्षण कीजिए। तो 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन करवाया जिसका उद्देश्य अकाल रात कार्य बताया गया, लेकिन वास्तविक उद्देश्य राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना था। अकबर की कूटनीति, अकबर ने बिना लड़ाई लड़े कूटनीति के माध्यम से राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाई। राजस्थान के राजा स्पष्ट तौर पर दो वर्गों में विभाजित हो गए, मुगल सहयोगी, मुगल विरोधी। राजस्थान में मुगल आश्रित राजाओं की श्रृंखला प्रारंभ हो गई, जैसे मान सिंह, राय सिंह बीकानेर, मान सिंह आमेर, ठीक है। फिर युद्ध बंद होने से राजस्थान में शांति व्यवस्था सुनिश्चित हुई, जिससे कलात्मक गतिविधियों से चित्र, स्थापत्य कला आदि को बढ़ावा मिला। नागौर दरबार से मुगलों को राजस्थान में राजनीति में सफलता पूर्वक प्रवेश करने का अवसर मिला। इससे मुगलों को राजस्थान में अपना साम्राज्य शांतिपूर्ण तरीके से स्थापित करने में मदद मिली। फिर अगला क्वेश्चन है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था से प्रभावित होकर सामंतों की विभिन्न श्रेणियां चलन में आईं। उक्त कथन के संबंध में सामंतों की श्रेणियों को बताइए। तो राजस्थान की मूल सामंती व्यवस्था में सामंतों को श्रेणीगत वर्गीकरण उपस्थित नहीं था। कालांतर में मुगल मनसबदारी व्यवस्था से प्रभावित होकर सामंत श्रेणियां अस्तित्व में आई। मुगल प्रभाव के बावजूद राजस्थान में सामंतों की श्रेणियों का निर्धारण कुलीय प्रतिष्ठा व पद के अनुसार होता था। तो जैसे कि अपन देखेंगे बीकानेर में प्रथम श्रेणी बीका के वंशज थे, द्वितीय श्रेणी अन्य रथ संबंधी जैसे बीधावत आदि, और तृतीय श्रेणी होते थे अन्य राजपूत जो बीकानेर में राठौड़ शासन स्थापित होने से पूर्व थे। तो यहाँ पे बीकानेर में 3 श्रेणियां होती थी। फिर जैसलमेर में 2 श्रेणियां होती थी, डाबी बैठती थी बाईं तरफ, जीवनी बैठती थी दाईं तरफ। फिर मारवाड़ में होती थी 4 श्रेणियां, जो कि है राजवी, जो राजा के निकट के 3 पीढ़ी। फिर है सिरदार, तो सिरदार थे जो निकट 3 पीढ़ियों के अतिरिक्त व अन्य राठौड़ सामंत। फिर होते थे गिनामत होते थे, सॉरी गिनायत होते जो राठौड़ों के अलावा अन्य राजपूत सामंत जिनमें रिश्ते होते थे। फिर है मेवाड़ में प्रथम श्रेणी में होते थे 16 सामंत जिन्हें उमराव उमराव कहा जाता था, और प्रमुख इसमें थे सलूम्बर के। फिर द्वितीय श्रेणी, इसमें 32 सामंत हुआ करते थे। तो तृतीय श्रेणी में गोल के सामंत थे। यह व्यवस्था अमरशाही रेख कहलाती थी। फिर कोटा में सामंतों की संख्या 30 हुआ करती थी जिन्हें राजवी कहा जाता था। फिर आमेर में 12 भागों में राज्य विभाजन किया, जिसे 12 कोटली व्यवस्था कहा जाता है, और इसके द्वारा भूमिये और सामंत और गासिया सामंत ये 2 हुआ करते थे।
फिर मेवाड़ के प्रताप ने राजनीतिक रूप से संघर्षरत रहते हुए सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया। कथन की पुष्टि कीजिए। तो प्रादेशिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रताप ने साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध राजनीतिक संघर्ष का रास्ता चुना। प्रताप का राजनीतिक संघर्ष। हल्दी घाटी का राजसमंद का युद्ध। हल्दी घाटी राजसमंद का युद्ध 18 जून 1576। यह साम्राज्यवाद शक्ति के खिलाफ प्रादेशिक स्वतंत्रता का संघर्ष। इसमें प्रताप की तरफ से कृष्णदास चूंडावत, रामशाह तोमर, हकीम खां सूर, पूंजा भील लड़े थे, किंतु अकबर की तरफ से मान सिंह व आसफ खां लड़े थे। इस युद्ध में मेवाड़ की सामान्य जनता व जनजाति में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया। फिर है कुंभलगढ़ का युद्ध। मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर 3 आक्रमण किए थे, 77, 78 और 79। फिर दिवेर राजसमंद का युद्ध 1582 में, जिसमें मुगल सेना ने 4 स्थानों पर अपने थाने स्थापित किए। पहला दिवेर में, दूसरा देवारी में, तीसरा है देसूरी में और चौथा है देवल में। इस युद्ध के बाद मेवाड़ की सीमा अजमेर तक हो गई थी। फिर चौथा, प्रताप ने आमेर के मालपुरा पर अधिकार कर लिया और जिससे मेवाड़ की सीमा पूर्व तक फैल गई। प्रताप ने दक्षिण के 56 के मैदान पर भी अधिकार कर लिया, जिससे मेवाड़ की सीमा दक्षिण तक फैल गई। प्रताप ने जीते जी चित्तौड़ व मांडलगढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। प्रताप की सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी। जैसे प्रताप ने मालपुरा में झालरा तालाब में नीलकंठ महादेव का निर्माण करवाया। दूसरा, प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया तथा यहाँ चामुंडा माता का मंदिर, महलों, तालाब, बावड़ियों का निर्माण करवाया। चावंड से मेवाड़ की स्वतंत्र चित्रकला का विकास हुआ, जिसमें चित्रकार नसरुद्दीन थे। प्रताप के दरबारी विद्वान थे, जैसे चक्रपाणि मिश्र, जिनकी पुस्तकें हैं राज्याभिषेक, जो कि राज तिलक की शास्त्रीय पद्धति बताती है। फिर है मुहूर्त माला, जो ज्योतिष शास्त्र पे आधारित है। फिर है विश्व वल्लभ, जो उद्यान विज्ञान की जानकारी देती है। फिर इनके दूसरे जो महान विद्वान थे वो थे हेमरतन सूरी, जो गोरा बादल चौपाई जिन्होंने लिखी। फिर थे इनमें शार्दुल नाथ त्रिवेदी, जिन्होंने प्रताप ने इन्हें मंडेर नामक जागीर दी थी। फिर भामाशाह, इन्होंने प्रताप को 25 लाख रुपए नगद और 20,000 स्वर्ण अक्षफियां भेंट की। प्रताप ने भामाशाह को प्रधानमंत्री बनाया था। भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। फिर माला सांधु और रामा सांधु, ये भी 2 अन्य दरबारी विद्वान थे। प्रताप के संबंध में कर्नल टोड लिखते हैं कि आल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय तथा इसे कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न कि इस उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। फिर 18वीं शताब्दी में जय सिंह द्वितीय ने किस प्रकार जयपुर राज्य को स्थापत्य साहित्य के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया। तो जय सिंह द्वितीय कछवा राजपूत राजवंश के एक प्रमुख शासक थे, जिन्होंने 1700 से 1743 तक जयपुर राज्य पर शासन किया। अपने शासनकाल के दौरान कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। वास्तुकला में वास्तुकार विद्याधर भट्ट जयपुर की स्थापना की गई 18 नवंबर 1727। फिर इनमें वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य, ज्योतिषी थे जेवियर डे सिल्वा, और जयपुर को 9 चौकों के सिद्धांत यानी ग्रिड प्रणाली पर बनाया गया था, जैसे कैंटन, गुआंगझू चीन और बगदाद इराक। फिर जयपुर भारत का पहला आधुनिक और नियोजित शहर है। वर्ष 2019 में यूनेस्को ने इसको हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। फिर अगला बताया नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़। इस किले का निर्माण मराठों से सुरक्षा के लिए किया गया था, इसलिए इसे जयपुर का प्रहरी भी कहा जाता है। अगला है चंदन महल, जो सिटी पैलेस, यह 7 मंजिला इमारत है। अगला था गोविंद देव जी मंदिर, यह गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर व पीठ है। इस जयपुर के राजस्व को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। यह मूर्ति वृंदावन से लाई गई थी। फिर जल महल, यह मानसागर झील में स्थित है। फिर हरमाड़ा नहर, इसका निर्माण जयपुर में पेयजल आपूर्ति के लिए किया गया। जयबाण तोप, इस तोप का निर्माण जयगढ़ किले में करवाया गया था। जंतर मंतर,
उसने 5 स्थानों पर जंतर मंतरों का निर्माण करवाया: दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा। जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ा है, इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया। इसमें सम्राट यंत्र नामक दुनिया की सबसे बड़ी सौर घड़ी शामिल है। फिर है साहित्य। साहित्य में उन्होंने स्वयं जयसिंह करिका नामक ज्योतिषी शास्त्र की रचना की और जी जे मोहम्मद शाही नाम की नक्षत्र सारणी उसके द्वारा तैयार की गई। फिर दरबारी विद्वान में जैसे पुंडरीक रत्नाकर जिन्होंने जयसिंह कल्पद्रुम लिखी, पंडित जगन्नाथ जिन्होंने सिद्धांत सम्राट, सिद्धांत कौस्तुभ और यूक्लिड ज्यामिति की संस्कृत अनुवाद किया। फिर एक थे केवल राम, इन्होंने फ्रेंच पुस्तक लॉगरिथम का संस्कृत अनुवाद व विभाग सारणी के नाम से किया। नयनचंद्र मुखर्जी, इन्होंने उकार नामक अरबी ग्रंथ का संस्कृत अनुवाद किया। फिर थे मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ, इन्होंने खगोल विज्ञान और गणित विषय पर 8 देशों की पुस्तकें एकत्र करने के लिए नियुक्त किया। जयसिंह का शासनकाल स्थापत्य साहित्य की दृष्टि से उत्कृष्ट कृतियों, रचनाओं और भवनों से समृद्ध है तथा यह भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर है। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ चित्रकला अपने कलात्मक निरूपण द्वारा शाही दरबारी व्यवस्था, भक्ति जीवन तथा मेवाड़ राजवंश के संरक्षण को दर्शाती है। तो मेवाड़ शैली राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली है जिसने अजंता चित्रण परंपरा को आगे बढ़ाया। शाही दरबारी व्यवस्था का निरूपण। तो चित्रकार नासिरुद्दीन ने अमर सिंह के समय रागमाला का चित्रण किया। देवगढ़ में मोती महल, अजारारी ओबरी के भित्ति चित्र बनाए गए। फिर भक्ति जीवन का निरूपण। मेवाड़ में 1260 ईस्वी में तेज सिंह के समय आहड़ में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ की चित्रण किया गया। 1423 में मोकल के समय सुवार्स नाथ चरितम ग्रंथ का चित्रण किया गया। संग्राम सिंह द्वितीय के समय कलीला दमीना विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र का अनुवाद का चित्रण। फिर साहिबदीन ने भागवत पुराण का चित्रण किया जो कि सांप्रदायिक सौहार्द व धर्मनिरपेक्षता की वृत्ति को दर्शाता है। नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय के कारण कृष्ण जी का चित्रण किया गया जो पिछवाई चित्रकला कहते हैं, जिसे पिछवाई चित्रकला कहते हैं। फिर मेवाड़ राजवंश के संरक्षण का चित्रण। तो जगत सिंह प्रथम के मुख्य दरबारी साहिबदीन ने महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाए। संग्राम सिंह द्वितीय के समय शिकार के दृश्यों से संबंधित चित्रों का त्रिआयामी प्रभाव दिखाया गया। इसके अलावा मेवाड़ चित्रकला की पृष्ठभूमि में पशु पक्षी, राग रागनियों, प्राकृतिक परिवेश, शिकार, हाथियों की लड़ाई आदि के चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। फिर अगला क्वेश्चन है राजस्थान की क्षेत्रीय विविधता यहाँ के लोकगीतों की में परिलक्षित होती है, वर्णन कीजिए। तो क्षेत्रीय विविधता के कारण यहाँ के लोकगीतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मरुस्थलीय लोकगीत, जैसे गीत में आते हैं कुर्जा, पीपली, रतन राणो, मूमल, घुघरी, केवड़ा। यहाँ के लोकगीत उच्च स्वर, लंबी धुन व अधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं। फिर मैदानी गीत जिसमें आते हैं भक्ति व श्रृंगार रस के गीत, जिसमें क्षेत्र आ जाते हैं अलवर, भरतपुर, जयपुर, करौली, धौलपुर। और जो अपन ने भी देखे थे मरुस्थल के लोकगीत उसमें क्षेत्र आ जाते हैं बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। फिर आ जाते हैं पर्वतीय लोकगीत जिसमें पटेलिया, बीछियो, लालर, नोकीला, थारी उटारी, असवारी और शिकार हमसीड़ो। इनमें सामूहिक गीतों का प्रचलन अधिक है। इनमें मुख्यतः लोक गीत जनजातियों के हैं। तो इनमें आते हैं उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो ऐसे हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। फिर व्यावसायिक जातियों के लोकगीतों पर टिप्पणी कीजिए। राजस्थान में जातियों के लोकगीतों कई जातियों ने संगीत को व्यवसाय के रूप में अपनाया है। इनके गीत परिष्कृत और भावपूर्ण और विविधतापूर्ण होते हैं। जैसे ढाडी। ढाडी यह पश्चिम राजस्थान की गायक वादक जाति है। ढाडी जाति लोग सारंगी, रबाब व चिकारा वाद्य यंत्र को बजाने में दक्ष होते हैं। प्रसिद्ध लोकगीत इनका डोला मारू। फिर भवाई, इस जाति के लोग शीतला माता व अम्बा माता के आराधक माने जाते हैं। ये लोग पखावज, बुंगल, झांझ, मजीरा, हारमोनियम बजाने में दक्ष होते हैं। फिर भोपा, यह उस व्यक्ति के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है जो फड़ों का प्रयोग कर लोक देवी देवती के भजन कथाओं का श्रोता के सम्मुख
ओजपूर्ण रूप से वर्णन करते हैं। बाबू जी के भोपे रावण हत्या यंत्र, रामदेव जी के भोपे तंदूरा यंत्र और भैरू जी के भोपे मशक एवं गोका जी के भोपे डेरू नामक यंत्र बजाते हैं। फिर सरगड़ा, ये ढोल वादन में दक्ष एवं कच्ची घोड़ी नृत्य में कुशल होते हैं। फिर कालबेलिया, इस जाति के लोग पुंगी बजाकर सर्पों को पकड़ने एवं नाचने का कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। कालबेलिया द्वारा पुंगी, खंजरी, दुरालियों, डफली आदि वाद्ययंत्र बजाए जाते हैं। फिर जोगी, ये नाथ संप्रदाय के अनुयायी हैं जो संगीत को सर्वशक्तिमान ईश्वर की आराधना का साधन मानते हैं। इनके मुख्य यंत्र वाद मुख्य यंत्र इनके मुख्य वाद्य यंत्र सारंगी व एकतारा है। फिर उपयुक्त वर्णित जातियों के अतिरिक्त डोली, मिरासी, कलावंत, भाट, कामड़, राणा जातियों के लोगों में भी लोक संगीत को अपनी आजीविका का साधन बनाया गया। फिर राजस्थानी चित्रकला की अद्भुत विशेषताओं के कारण इसका भारतीय चित्रकला में महत्वपूर्ण स्थान है। विवेचना कीजिए। तो राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत वे सभी चित्र और उनकी विशेषताएं आती हैं जो पूर्व में राजपूताना में प्रचलित थी। राजस्थानी चित्रकला पर जैन शैली, गुजरात शैली, अपभ्रंश शैली का प्रभाव अधिक है। रागमाला, श्रृंगार, ऋतु वर्णन, कृष्ण लीला आदि के उत्कृष्ट चित्र राजस्थान क्षेत्र शैली की ही देन है। जैसे ये एक प्राचीनता है। जैसे कि राजस्थान चित्र शैली का इतिहास अति प्राचीन है। शुरुआत में सूर्य, चांद, पशुपति, पहाड़, बादल, प्रकृति का चित्रण मिलता है। फिर भारतीयता, राजस्थानी चित्र शैली में पशु, पक्षी, प्रकृति, ऋतुओं के चित्रण के कारण भारतीयता परिलक्षित होती है। फिर विषय वस्तु की विविधता, राजस्थानी चित्रकला में राधा कृष्ण लीलाओं, राम कथा, महाभारत, नायक नायिका भेद, राग रागिनी, बारह मासा, दरबारी जीवन, राजा रानियों का चित्रांकन, शिकार, लोक कथा आदि के असंख्य चित्रण का विषयों का चित्रण किया गया है। फिर वर्ण या रंगों की विविधता, यहाँ की शैलियों में चटकीले, चमकदार, दीप्ति युक्त रंगों के संयोजन का प्रयोग हुआ है। विशेषकर लाल, पीले, श्वेत, हरे रंग की प्रधानता है। फिर प्रकृति चित्रण, यहाँ प्राकृतिक परिवेशों को बहुरंगी चित्रण हुआ है, जैसे सरोवर, वन, उपवन, मेघ, पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां, पशु पक्षी, मयूर, सिंह आदि। फिर लोक जीवन का सानिध्य, तो राजस्थानी चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं तथा जन साधारण के जीवन संघर्षों का अनूठा चित्रण किया गया है। जैसे बारहमासा के चित्रण के माध्यम से विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण, धार्मिक व सांस्कृतिक स्थानों पर चित्रित भित्ति चित्र आम जनजीवन की भावनाओं, लोकप्रिय प्रथाओं से ओतप्रोत मिलते हैं। फिर भाव प्रवणता की प्रचुरता, तो मानवीय भावनाओं का मनोवैज्ञानिक एवं जीवंत चित्रांकन राजस्थानी चित्रकला शैली में हुआ है। जैसे राधा कृष्ण, ढोला मारू, महेंद्र मूमल, विभिन्न संगीत ग्रंथों एवं राग रागनियों का भावपूर्ण चित्रण इस चित्रकला की प्रमुख विशेषता है। फिर नारी चित्रण, बनी ठनी, किशनगढ़, नारियों का शिकार करते हुए कोटा शैली, मूमल, ढोला मारू आदि चित्रित कृतियों में राजस्थानी नारी की कोमलता व सुंदरता को अनूठे ढंग से दर्शाया गया है। फिर बाहरी प्रभाव, राजस्थानी चित्रकला पर जैन, गुजरात, अपभ्रंश शैली, मुगल शैली, अंग्रेजों के आगमन से यूरोपीय प्रभाव देखने का मिलता है। फिर विषय वस्तु एवं वातावरण का संतुलन, राजस्थानी चित्रकला में चित्र संयोजन में समग्रता के दर्शन होते हैं। यहाँ के चित्रों में मुख्य आकृति व पृष्ठभूमि की समान महत्ता रहती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विश्व विरासत स्थलों का उल्लेख कीजिए। राजस्थान सरकार द्वारा घोषित पर्यटक सर्किटों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो 1985 में केवलादेव उद्यान को, 2010 में जंतर मंतर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया। जंतर मंतर का जयपुर का जंतर मंतर खगोलीय प्रेक्षण स्थल है। फिर 2013 में राजस्थान के 6 पहाड़ी किले विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए, जैसे गागरोन का किला, आमेर का किला, चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला और जैसलमेर का किला। फिर 7 जुलाई 2019 को यूनेस्को द्वारा राजस्थान की राजधानी जयपुर को राजस्थान के विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया। फिर राजस्थान के पर्यटन सर्किट में कौन कौन से हैं? तो सामान्य पर्यटन सर्किट है, एक पुरातत्व सर्किट है, एक है इको एडवेंचर सर्किट, एक है वाइल्ड लाइफ सर्किट, एक है ट्राइबल पर्यटन सर्किट और एक है आध्यात्मिक सर्किट। फिर सामान्य पर्यटन सर्किट में कौन कौन से आते हैं? पर्यटन विकास के आधार पर राजस्थान को 10 पर्यटन सर्किटों में बांटा गया है।
जैसे कि शेखावटी सर्किट, अलवर सर्किट, भरतपुर सर्किट, ढूंढाड़ सर्किट, रणथंभौर सर्किट, हाड़ौती सर्किट, मेवाड़ सर्किट, माउंट आबू सर्किट, मेलवाड़ा सर्किट और मरू त्रिकोण। फिर पुरातत्व सर्किट में कौन कौन से आते हैं? तो राजस्थान के 7 संभागों मुख्यालयों को पुरातत्व सर्किट बनाया गया है, जैसे जोधपुर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर। फिर है इको एडवेंचर सर्किट, तो इसमें राजस्थान के 10 जिलों को शामिल किया है, जिसमें जयपुर, अलवर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही शामिल है। फिर वाइल्ड लाइफ सर्किट, जिसमें अलवर, कलौरी, करौली, धौलपुर, जयपुर, सिरोही, राजसमंद, प्रतापगढ़ को शामिल किया गया है। फिर ट्राइबल पर्यटन सर्किट, इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व उदयपुर को शामिल किया गया है। फिर आध्यात्मिक सर्किट, जिसमें बुद्धा सर्किट, कृष्णा सर्किट, बालाजी सर्किट और तीर्थ सर्किट है। फिर अगला क्वेश्चन जो आता है वो है कि बाबूजी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन पर आधारित प्रमुख रचनाएं बताइए। तो बाबूजी का जन्म कोलू मंड, जोधपुर में हुआ था। उन्हें भगवान लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबूजी को प्लेग रक्षक देवता व गायों का रक्षक देवता भी कहा जाता है। बाबूजी के व्यक्तित्व की विशेषताएं: वे गोरक्षक देवता थे, वीर थे, ऊंट रक्षक थे, प्लेग रक्षक थे, अछूतों के उद्धारक थे और त्यागशील, वचनबद्ध और शरणागत रक्षक थे। बाबूजी के जीवन पर आधारित प्रमुख रचनाएं: बाबू प्रकाश आशिया मोर्जी ने, बाबूजीरा दुहा लगराज ने, बाबूजीरा छंद बिठू मेहाजी ने और बाबूजीरा रूपक मोतीसर बागा बगतावर जी ने और बाबूजी के सोरठे रामनाथ जी ने लिखे हैं। फिर बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। बाबूजी से संबंधित वीर गाथा, गीत या भजनों को बाबूजी के पवाड़े कहा जाता है, जिन्हें भाट वाद्य यंत्र के साथ बजाया जाता है। मेवाती बोली पर टिप्पणी कीजिए। मेव जाति का आधिक्य होने के कारण अलवर भरतपुर क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली को मेवाती बोली कहा गया है। इस क्षेत्र राजस्थान के हरियाणा के क्षेत्र इस क्षेत्र इसका क्षेत्र राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्रों को भी स्पष्ट करता है। भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में इस बोली को पर ब्रज भाषा का भी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चरणदास जी, लाल दास जी, संत बोलीदास, डूंगर सिंह, भीख सक्के आदि की साहित्यिक रचना मेवाती भाषा में ही है। फिर रामानंदी संप्रदाय पर लघु लेख। तो रामानंदी संप्रदाय में राम भगवान को रसिक मानकर कृष्ण की भांति पूजा की जाती है। सीता और राम की युगल रूप में श्रृंगारिक पूजा की जाती है। सवाई जयसिंह ने इस संप्रदाय को संरक्षण दिया एवं राजकवि कृष्ण भट्ट ने राम रासो नामक पुस्तक की रचना की। इस संप्रदाय की राजस्थान में 2 प्रमुख केंद्र हैं। पहला गलता जी, जो कि जयपुर में। इस पीठ की स्थापना संत कृष्णदास पैरी ने की, जो कृष्णदास पैरी ने ब्रज भाषा में चरित्र, ब्रह्म गीत, प्रेम तत्व निरूपता आदि ग्रंथों की रचना की। आमेर के महाराजा पृथ्वीराज एवं उनकी धर्मपत्नी बालाबाई संत कृष्णदास प्यारी के अनुयायी थे। गलता जी में बंदरों की अधिकता के कारण इसे मंकी वैली कहा जाता है। फिर रेवासा सीकर। इस पीठ की स्थापना कृष्णदास प्यारी के शिष्य अग्रदास जी द्वारा की गई। अगली है राजस्थान ने साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों पर प्रकाश डाली है। तो राजस्थान साहित्य की गद्य व पद्य विधाओं में प्रचुर साहित्यिक सामग्री का सृजन हुआ है, जिसके आधार पर राजस्थानी साहित्य की परंपरा अत्यंत सुदृढ़ और महत्वपूर्ण है। तो पहली है पृथ्वीराज रासो, जिसमें चंद्र बरदाई हिंदी का पहला महाकाव्य है। भाषा पिंगल, जिसमें राजपूतों की उत्पत्ति, अग्निकुंड से तराइन युद्ध का विवरण। फिर वंश भास्कर, जो कि सूर्यमल मिश्रण ने लिखी है। चंपू शैली में डिंगल भाषा में भारत व बूंदी का इतिहास है। मराठों की गतिविधियां तथा राज कृष्ण कुमारी के विषपान की जानकारी। फिर है नैणसीरी ख्यात, तो मुनत नैणसो राजपूताने का अबुल फजल, मारवाड़ राज्य के साथ मालवा, बुंदेलखंड, मेवाड़, आमेर, बीकानेर, किशनगढ़ आदि राज्यों के इतिहास का विवरण। फिर अगला है गोरा बादल चौपाई, जो हेमरतन सूरी। गोरा बादल की वीरता के साथ साथ रानी पद्मिनी का इतिहास, कथा और हेमरतन सूरी के अन्य ग्रंथ जैसे कि सीलवती कथा,
लीलावती कथा, राम रासो, सीता चरित। फिर वैली कृष्ण रुक्मणी री, तो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई 16वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का प्रकाश। फिर सूरज प्रकाश, जो कि कर्णिदान द्वारा लिखी गई डिंगल काव्य, राठौड़ राठौड़ों की 13 शाखाओं का उल्लेख। गिरी सुमेल युद्ध, धर्मत के युद्ध और मुगल दरबार में सैयद बंधु के प्रभाव का उल्लेख। अगला है मारवाड़ रा परगना री विगत, मोहम्मद नैन सिंह ने लिखी। आईने अकबरी से तुलना वर्णन, जोधपुर राज्य के 6 परगनाओं का इतिहास व प्रशासनिक वर्णन। फिर राव जयसिरो छंद, बीटू सुजा ने लिखा। डींगल भाषा जानकारी, बीकानेर के शासक बीका लूणकरण जयसिंह के बारे में। फिर रघुनाथ रूपक, तो मंचाराम ने लिखा। डींगल भाषा में जोधपुर के शासक मान सिंह के दरबारी विद्वान जी से भगवान रामचंद्र की कथा का वर्णन है। फिर है रतन रासो या फिर वचनिका रतन, राठौड़ रतन सिंह री। इसमें चारण कवि जग्गा जी ने लिखी है। वीर रस प्रधान डिंगल ग्रंथ, जो कि गद्य पद दोनों में रचित है। धर्मत के युद्ध में रतलाम के राठौड़ रतन सिंह की वीरता का वर्णन। फिर है राणा रासो, कवि दयाराम ने लिखी। मेवाड़ के इतिहास का वर्णन, महाराणा जय सिंह तक के शासकों की वंशावली, मेवाड़ के शासकों द्वारा लड़े गए युद्धों का चित्रण। फिर पृथ्वीराज विजय जैनक द्वारा लिखी गई चौहानों के इतिहास व अजमेर के विकास का वर्णन। फिर हमीर महाकाव्य नयन चंद सूरी अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय का वर्णन। फिर अचलदास खींची वचनिका, जो शिवदास गार्डन और चंपू काव्य गागरून के शासक अचलदास व मालवा के सुल्तान होस होशंग शाह और गौरी के मध्य युद्ध का वर्णन। होशंग शाह गौरी। फिर अमरसार लिखिए पंडित जीवधन ने, जो महाराणा प्रताप और अमर सिंह के शासन काल व तत्कालीन जीवन का चित्रण। फिर एकलिंग महात्म में जो लिखे कान्य व्यास ने, जो कुंभा का दरबारी विद्वान और मेवाड़ महाराणा की वंशावली का वर्णन। फिर है अमीर नामा, जो मुंशी भूसावन लाल टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी के जीवन से संबंधित है। फिर करमचंद वंशोत्कीर्तनम जयसोम ने लिखी, जो बीकानेर के शासकों के वैभव और विद्यानुराग की जानकारी मिलती है। फिर कानड़देव प्रबंध, कवि पद्मनाभ ने लिखी। जालोर के चौहान शासक कानड़देव एवं अलाउद्दीन के मध्य हुए युद्ध का वर्णन। फिर है कुबलय माला, जो जैन आचार्य उद्यतन सूरी, जिन्हें प्रतिहार शासक वत्सराज के शासन संबंधी जानकारी मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, पर अब मैं इनको नहीं पढ़ रहा हूँ। राजस्थान की लोक संस्कृति धर्म, भक्ति व अध्यात्म से ओतप्रोत है, स्पष्ट कीजिए। तो राजस्थान का लोकमानस अत्यंत सरल है। यहाँ की लोक संस्कृति, लोकगीत, लोक साहित्य, लोक नृत्य, त्योहार, मेले, पर्व आदि लोक देवताओं, संतों, संप्रदाय, धार्मिक विश्वासों, विचारधाराओं से प्रभावित है। इसके निम्नलिखित तथ्य के आधार पर समझ सकते हैं, जैसे कि लोकगीत चिड़जा, लोक देवियों के भजन, हरजस, सगुण भक्ति गीत, लांगुरिया, कैला देवी का भक्ति गीत। फिर राती जग्गा, मांगलिक कार्यक्रम में देवी देवताओं की आराधना में गाए जाने वाले गीत। फिर लोक नृत्य में तेरह ताली, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा रामदेव जी की मेले में। अग्नि नृत्य, जसनाथ संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा चलते अंगारों पर कृषि क्रियाएं। फिर होली के अवसर पर गींदड़ नृत्य और डांग नृत्य नाथ द्वारा। और गींदड़ नृत्य कहाँ पे था? शेखावटी। फिर लोक नाट्य में तुर्रा कलंगी, जिसमें शिव पार्वती, फिर गौरी, शिव भस्मासुर, फिर रामलीला तुलसीदास जी द्वारा, रासलीला वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रारंभ की गई। फिर चित्रकला, धार्मिक ग्रंथ जैसे शिव पुराण, दुर्गा पुराण, नाथ चरित्र। धार्मिक पुस्तक जैसे महाभारत के साथ साथ राधा कृष्ण लीलाओं व सुपर्शनाथ चरित्र का चित्रण। फिर लोक साहित्य में संत साहित्य जैसे कृष्ण भट्ट, राम रासो, रामचरण जी, अणव अणबे भाणी और चौपड़ा, संत मावजी, दादू दयाल जी का ग्रंथ वाणी, 24 बाणियां। फिर मीरा साहित्य, जिसमें रुक्मणी, मंगल गीत, गोविंद आदि। फिर त्योहार व मेलों में बाबेरी बीज, रामदेव जयंती, रुणीचा, रामदेव में मेला। फिर है ऋषि पंचमी, सप्त ऋषि की पूजा।
फिर है खेजड़ी मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी में। फिर मीरा महोत्सव जो शरद पूर्णिमा को। चंद्रभागा मेला झालरा पाटन। सालासर बालाजी मेला हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा पर। फिर गोगा नवमी किसान हल्को नौ गांठ वाली राखी बांधता है। फिर लोक कला में मांडना, जिसमें मांगलिक कार्यों पर घर के आंगन व दीवारों पर बहुलता से अंकित करने की परंपरा, बहुलता से। फिर है सांझी। सांझी गाय के गोबर के से श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों तक। फिर है फड़, लोक देवी देवताओं का जीवन चित्रण। और पिछवाई, जो श्री कृष्ण मूर्ति के पीछे दीवार पर चित्र, तो इन सब में अपन को दिखती हैं। राजस्थान के किन्हीं चार उत्तर पाषाण कालीन स्थलों के नाम लिखिए। तो उत्तर पाषाण में आ गया बागोर भीलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर, जायल नागौर, डीडवाना नागौर, पूड़ा पुष्कर अजमेर और पचपदरा बाड़मेर। फिर है अक्षय तृतीया के महत्व को समझाइए। तो अक्षय तृतीया अर्थात आखा तीज को अबूझ सावे के रूप में माना जाता है, अर्थात विवाह आदि मांगलिक अवसरों के लिए शुभ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। इस दिन कृषक खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा व खेती की कामना करते हैं तथा बाजरा, गेहूं, चावल, तिल आदि 7 अनाजों की पूजा की जाती है। इस दिन बीकानेर राज्य की स्थापना हुई थी। इसी दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती हैं। राजस्थान के नामकरण के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रसिद्ध इतिहास लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस क्षेत्र को राजस्थान अथवा राजस्थान रखा। जिसके अतिरिक्त बसंतगढ़ अभिलेख में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। कालांतर में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया। फिर हाला जालारी कुंडलिया का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो मारवाड़ के राव मालदेव के दरबारी कवि ईसरदास द्वारा रचित यह पुस्तक हलवद की झाला शाखा के बहादुर योद्धाओं पर आधारित है। इस पुस्तक डिंगल भाषा की श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। इसमें 700 दोहे हैं और इसलिए इसे सूर सतसई भी कहा जाता है। फिर नागरचोल बोली पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ढूंढाड़ी की उपबोली नागरचोल सवाईमाधोपुर के पश्चिम भाग में तथा टोंक के दक्षिण व पूर्वी भाग में बोली जाती है। नेमड़ा हत्याकांड पर संक्षिप्त लेख लिखिए। नेमड़ा हत्याकांड यानी एक ही आंदोलन भूमट भील आंदोलन के दौरान 6 मार्च 1922 को विजयनगर गुजरात रियासत के नेमड़ा गांव में भीलों की एक सभा पर मेजर सटन की अगुवाई में मेवाड़ भील कौर द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 1200 भील किसान मारे गए। इस घटना के बाद मोतीलाल तेजावत भूमिगत हो गए। तो कहाँ पे? विजयनगर, गुजरात रियासत के नेमड़ा गांव में। फिर है श्रृंगारहार पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। श्रृंगारहार रणथंभौर के चौहान शासक हमीर देव ने इस पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक एक संगीत ग्रंथ है। फिर हाड़ो ले डूबियो गणगौर कथानक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो बूंदी के चौहान शासन राव अनिरुद्ध के पुत्र जोधा सिंह हाड़ा 1706 में बूंदी के जैत सागर तालाब में गणगौर के अवसर पर नाव की सवारी करते करते अपनी पत्नियों और गणगौर की प्रतिमा सहित डूब गया। तभी से हाड़ो ले डूबियो गणगौर विख्यात हो गया। बाल मुकुंद बिस्सा के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान पर टिप्पणी कीजिए। जोधपुर राज्य की डीडवाना तहसील में जन्मे बाल मुकुंद बिस्सा ने गांधी से प्रेरित होकर 1934 में खद्दर भंडार की स्थापना की, जो कालांतर में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। 1942 में जोधपुर के उत्तरदायी शासन के लिए चले आंदोलन में बाल मुकुंद बिस्सा को गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया, जहां भूख हड़ताल पर यातनाओं के कारण वे शहीद हो गए। परंतु उनसे प्रेरित होकर कई युवा प्रजामंडल आंदोलन में कूद पड़े। इन्हें राजस्थान का जतिनदास भी कहा जाता है। नीमराना बावड़ी पर संक्षिप्त टिप्पणी। अलवर में स्थित इस बावड़ी का निर्माण 1740 में महाराजा महा सिंह देव द्वारा करवाया गया। यह एक 9 मंजिला भूमिगत बावड़ी है। इसकी प्रत्येक मंजिल पर छोटे छोटे कमरे बनाए हैं।
इसकी 9 में से 2 मंजिल में पानी में डूबी रहती हैं और प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई लगभग 20 फीट है। इस बावड़ी को राष्ट्रीय महत्व स्मारक का दर्जा प्राप्त है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब और कहाँ किसके द्वारा की गई? तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 15 दिसंबर 1945 को मीठा लाल व्यास द्वारा जोधपुर में की गई। गैर नृत्य पर संक्षिप्त टिप्पणी। मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। यह होली के दूसरे दिन से अगले 15 दिन तक पुरुषों द्वारा गोल घेरे में किया जाता है। नृत्य नृत्य में ढोल, बांकियां, थाली, वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। वादक वृत्त के बीच में रहते हैं। पुरुष भक्ति व श्रृंगार रस के गीत गाते हुए नृत्य करते हैं। फिर गोगरी का निर्धारण व्यवस्था क्या थी? तो गोगरी कर निर्धारण व्यवस्था क्या थी? गोगरी कर निर्धारण व्यवस्था के अंतर्गत शासक, सामंत व जागीरदार किसान को जितनी गोगरी अर्थात बीज देता था उतना ही अनाज लगान के रूप में लेता था। दूसरी गोगरी विधि में कर प्रति कुआं या खेत की पैदावार पर निर्भर होता था। फिर 13 ताली नृत्य के नामकरण को स्पष्ट कीजिए। तो कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाने वाले इस नृत्य में 13 मंजीरों की आवश्यकता होती है, जिसमें 9 मंजीरे दाएं पांव पर, 2 मंजीरे हाथों की कोहनी के ऊपर और एक हाथों में होते हैं। हाथ वाले मंजीरों को टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है। इस तरह इसे 13 ताली नृत्य कहा जाता है। फिर गोड़ लिया से आप क्या समझते हैं? तो पशुओं के शरीर पर विविध प्रकार की आकृतियां के बड़े-बड़े कलात्मक दाग दागने की क्रिया अटेरना तथा दाग के निशान गोड़लिया कहलाते हैं। पशुओं पर ये निशान कहीं किसी जाति विशेष के, कहीं अंचल विशेष के, कहीं विशिष्ट राजघराने के प्रतीक होते हैं। ओसियां क्यों प्रसिद्ध है? ओसियां जोधपुर में ओसियां में सच्चाई माता का 12वीं सदी का विशाल और भव्य मंदिर स्थित है, जो सोलंकी मारू गुर्जर पंचायतन शैली में निर्मित है। सचिया माता ओसवाल समाज की कुल देवी हैं। इस मंदिर के कोनों में विष्णु, शिव, सूर्य मंदिर बने हुए हैं। इस मंदिर परिसर में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का प्रतिहारकालीन मंदिर भी स्थित है। फिर उनियारा चित्र शैली पर परिचय दीजिए। उनियारा चित्र शैली ढूंढाड़ चित्र शैली की शाखा है, जिस पर जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रित प्रभाव है। नरूका ठिकाने ने इस शैली का विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इस शैली में श्रेष्ठ कलाकार धीमा, मीर बख्श और काशी रामलखन भीम आदि हुए। राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? वर्ष 2019 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में जयपुर हेरिटेज सिटी को शामिल किया गया। फिर बिंदोला गीत विवाह के पूर्व वर के रिश्तेदारों को यहाँ आमंत्रित किया जाता है। वहां से लौटते समय बिंदोला गीत गाया जाता है। फिर डिग्गी कल्याण जी मेले पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो डिग्गी टोंक जिले के मालपुरा उपखंड का एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ पर कल्याण जी का मंदिर है, जिसे विष्णु का अवतार माना गया है। वर्ष में 3 बार श्रावण मास की अमावस्या, बैसाख पूर्णिमा और भाद्रपद मास की एकादशी को मेला लगता है। यहाँ राजस्थान के विभिन्न भागों में अतिरिक्त बंगाल, बिहार तथा असम से भी श्रद्धालु आते हैं। प्रति वर्ष श्रावण माह में जयपुर से लक्की पदयात्री प्रस्थान करती है और इस मंदिर में निसंतान दंपति संतान प्राप्ति की कामना हेतु और चर्म रोगी आदि दर्शनार्थ आते हैं। फिर अमर सेवा समिति पर संक्षिप्त विवरण। 1922 में खेतड़ी ठिकाने के चिड़ावा कस्बे में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने अमर सेवा समिति की स्थापना की। इस संस्था ने बेगार प्रथा के विरुद्ध खेतड़ी शासक का विरोध किया। शेखावटी क्षेत्र में जागीरदारी दमन व जन जागरण की प्रथम घटना थी। संत कृष्णदास प्यारी का संक्षिप्त वर्णन। तो रामानुज संप्रदाय के प्रसिद्ध संत कृष्णदास प्यारी गलता जी के महंत थे। इन्होंने केवल दूध का ही सेवन किया, इसलिए प्यारी के नाम से विख्यात हुए। इन्होंने जयपुर महाराज पृथ्वीराज के गुरु चतुरनाथ को शास्त्रार्थ में पराजित किया। इन्होंने ब्रह्मा भाषा में
जुग जुलग मैन चरित्र, ब्रह्म गीत, प्रेम तत्व निरूपता आदि ग्रंथों की रचना की। इनके शिष्य अग्रदास ने रेवासा में रामानंद संप्रदाय की पीठ की स्थापित की। फिर मतीरे रिराड युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ? तो 1644 में यह युद्ध नागौर के शासक अमर सिंह तथा बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध की जानकारी काशी छगानी की पुस्तक छत्रपति रासों से में मिलती है। हाल ही में राजस्थान में किन 5 वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो वर्ष 2023 में जीआई टैग प्राप्त 5 वस्तुएं जैसे पिछवाई नाथद्वारा, दूसरी काशिदाकारी बीकानेर, बंदेज जोधपुर, पुस्तकला बीकानेर और कोफ्तगिरी उदयपुर। जसमा ओडन के क्या तात्पर्य हैं? तो शांता गांधी द्वारा रचित यह नाटक भवई लोक नाट्य शैली पर आधारित है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत लोकप्रिय है। यह नाटक आम आदमी से संघर्ष से संबंधित है। यह उच्च तथा निम्न वर्ग के संघर्ष तथा महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है। मुगल काल में राजस्थान की सामंत प्रथा में क्या दृष्टिगोचर हुए हैं? मुगल काल में राजस्थान की सामंत प्रथा में क्या परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए? तो राजस्थान में मध्यकाल में सामंतों की श्रेणियां एवं पद प्रतिष्ठा निर्धारित करती गई। प्रारंभ में सामंती व्यवस्था टेंट के समान तथा राजा समकक्षों में प्रथम था तथा सामंत उनके सहयोगी थे। मुगल काल में अकबर के समय सामंतों पर निर्भरता कम हो गई। उत्तराधिकारी चयन में इनकी भूमिका समाप्त कर दी गई। कर व्यवस्था नियमित होने के साथ साथ नए कर जैसे कि उत्तराधि शुल्क लगाए गए तथा सीढ़ीनुमा मनसबदारी व्यवस्था की तरह श्रेणी व्यवस्था की शुरुआत हुई। राजस्थान की लगभग सभी रियासतों में सामंतों की स्पष्ट तौर पर वर्गीकरण श्रेणियां बना दी गई। यह वर्गीकरण मुगलों के मनसबदारी व्यवस्था से प्रभावित था। इन श्रेणियों के आधार पर सामंतों की राज दरबार में स्थिति, बैठने का स्थान, सम्मान, पेश आदि निश्चित कर दी गई। श्रेणियों का निर्धारण मुख्य आधार कुलीय प्रतिष्ठा एवं रक्त संबंध होते थे। मारवाड़ में मुख्य रूप से कुछ श्रेणियां प्रचलित थी, जैसे कि मारवाड़ सामंतों की 4 श्रेणियां राजवी, सरदार, गिनायत, मोत्सदी। जयपुर में प्रारंभ में 12 कोटड़ी, कालांतर में 2 श्रेणियां जो ताजीमी और खास चौकी। कोटा के देश देशती और हजूरती श्रेणियां। तो कोटा में देशती और हजूरती श्रेणियां। और हालांकि सामंती व्यवस्था में मुगल दौरान के परिवर्तन हुए, फिर भी कहा जा सकता है कि हमारा मूल ढांचा टेंट के समान रहा। फिर पुष्कर के धार्मिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो पुष्कर को तीर्थराज के रूप में जाना जाता है। पुष्कर का धार्मिक महत्व के साथ पर्यटन तथा पशु मेले हेतु भी जाना जाता है। यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थलों में निम्न उल्लेखनीय है, जैसे ब्रह्मा मंदिर। यह विश्व में ब्रह्मा जी को समर्पित एकमात्र मंदिर है। इस मंदिर में हंस पर विराजमान चतुर्मुख ब्रह्मा जी मूर्ति विराजमान है। किंवदंती के अनुसार पुष्कर सरोवर का निर्माण ब्रह्मा जी द्वारा किया गया। यह भारत की पवित्रतम झीलों में से एक है। इस झील पर 52 घाट बने हुए हैं। कार्तिक माह में यहाँ देश दुनिया से श्रद्धालु यहाँ पवित्र स्नान हेतु आते हैं। इस झील में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी व अनेक विभूतियों की अस्थि का विसर्जन किया गया। फिर सावित्री मंदिर, यह पहाड़ पर स्थित ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी सावित्री माता का मंदिर है। इस मंदिर पर सुविधाजनक आवागमन हेतु रोपवे संचालित है। फिर गुरुद्वारा सिंह सभा, तो यहाँ प्रथम सिख गुरु नानक देव तथा 10वें गुरु गोविंद सिंह जी पधारे थे। गुरुद्वारा सिंह सभा। फिर वराह मंदिर 12वीं शताब्दी में निर्मित भगवान विष्णु का मंदिर है। फिर रंगजी मंदिर, यह रंगजी अर्थात भगवान विष्णु का मंदिर है। तो इस मंदिर का स्थापत्य द्रविड़ राजपूत मुगल शैली से प्रभावित है। तो उक्त प्रमुख धार्मिक स्थल के अतिरिक्त कार्तिक माह में पुष्कर झील में स्नान की मान्यता, पुष्कर मेला आदि पुष्कर के महत्व को रेखांकित करते हैं। अन्य धर्मों के स्थल समन्वय व सौहार्दपूर्ण स्थल के रूप में पुष्कर को विशिष्टता प्रदान करते हैं। गिलुंड सभ्यता पर लघु लेख लिखिए। राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों मोड़िया मगरी के उत्खनन से ताम्र पाषाण सभ्यता स्थल प्राप्त हुआ। यह स्थल आहड़ सभ्यता के समदर्शी है।
इसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। 1957-58 में बी.वी. लाल के निर्देशन में यह उत्खनन किया। कालांतर में 1998 से 2003 के मध्य डॉक्टर वी.एस. शिंदे तथा प्रोफेसर ग्रेगरी पोशाल द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। यहाँ प्राप्त ताम्रयुगीन अवशेष लगभग 1900 से 700 ईस्वी पूर्व के हैं। गीलुंड में पक्की ईंटों से निर्मित भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भवनों में कच्चे चूल्हे, अनाज की कोठी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गीलुंड से 5 प्रकार के मृदवान मिलते हैं, जिन्हें काले, सादे, पॉलिशदार, भूरे, भूरे, लाल और काले चित्रित मृदबांड प्राप्त हुए हैं। उत्खनन में इस स्थल से मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां एवं हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। विजय दान देथा का संक्षिप्त परिचय देते हुए साहित्यिक योगदान व सम्मानों पर लघु लेख। जोधपुर जिले के बोरुंदा गांव में 1 सितंबर 1926 को जन्मे विजय दान देथा माने जाने कथाकार और व्यंग्यकार थे, जो बिच्ची नाम से लोक प्रसिद्ध थे। इन्होंने 800 से अधिक कहानियां लिखी। 1973 में फिल्म निर्माता मणि कौशल ने इनकी कहानी दुविधा पर दुविधा नामक फिल्म और शाहरुख खान ने इसी कहानी पर पहली नाम की फिल्म बनाई। ये फिल्म ऑस्कर के लिए नामित हुई। इनका कथा संग्रह बातारी फुलबारी 14 खंडों में है। अलेखू हिटलर, अनोखा पहाड़, महामलिन, सपन प्रिया आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। 1965 में कोमल कोठारी के साथ मिलकर इन्होंने बोरुंदा में रूपायन संस्था की स्थापना की। 2011 में इन्होंने साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया। देथा को 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2007 में पद्मश्री से अलंकृत किया गया। राजस्थान सरकार ने इन्हें प्रथम राजस्थान रत्न सम्मान देने की घोषणा 31 मार्च 2012 को की थी। इनकी मृत्यु 10 नवंबर 2013 में हुई। इनकी पुस्तकों का भारतीय विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। इनकी पुस्तकें राजस्थान के लोक जीवन, मध्यकाल की सामंती व्यवस्था को दर्शाती हैं। फिर बूंदी किसान आंदोलन पर लघु लेख। बूंदी राज्य में किसानों पर लगभग 25 तरह की लाग बाग थी, ऊंची लगान दरें थी। बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन ने बूंदी राज्य के जनमानस को प्रेरित किया तथा प्रभावित किया। अप्रैल 1922 से बूंदी के बरड़ क्षेत्र के किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता पंडित नैनूराम शर्मा ने किया। राज्य ने आंदोलन के दमन का प्रयास किया। 2 अप्रैल 1923 को डाबी किसान में सभा में पुलिस ने लाठीचार्ज तथा फायरिंग की। परिणाम स्वरूप नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए। उक्त घटनाक्रम की सर्वत्र निंदा हुई। रामनारायण चौधरी किसानों से मिले। तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी प्रताप पत्रों में इस आंदोलन की चर्चा हुई। परिणाम स्वरूप कुछ रियायतें प्रदान की गई, परंतु राजस्थान सेवा संघ के मार्गदर्शन के अभाव में 1923 के अंत में शिथिल पड़ गया। 1936 से यह आंदोलन पुनः सक्रिय हुआ। 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली में 90 गांवों के मीणा गुर्जर किसान एकत्रित हुए, जहां एक मांग पत्र तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित किए। मांग अस्वीकार होने पर आंदोलन तीव्र हो गया। कुछ समय पश्चात चराई कर व अन्य करों में कुछ शिथिलता प्रदान की गई। यद्यपि समय बीतने से नेतृत्वहीनता के कारण यह आंदोलन समाप्त हो गया, किंतु प्रजामंडल आंदोलन की नींव रखने में सहायक सिद्ध हुआ। फिर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पर लघु लेख। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ प्रांगण में स्थापित की गई है। इसके रचयिता अत्रि भट्ट व महेश भट्ट थे। वर्तमान में केवल 2 ही शिलाएं उपलब्ध हैं। इस प्रशस्ति में बप्पा, हमीर, कुंभा आदि शासकों का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इसमें कुंभा के व्यक्तिगत गुणों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें कुंभा को दान गुरु, शैल गुरु आदि बिरुदों से संबोधित किया गया। इसमें कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों जैसे चंडी शतक, गीत गोविंद पर टीका, संगीतराज आदि उल्लेख किया गया है। कुंभा की मालवा तथा गुजरात आदि विजयों का उल्लेख है। मेवाड़ तथा तत्कालीन भारत के इतिहास की जानकारी हेतु एक प्रभावी स्रोत है। जनजातीय आंदोलनों के कारण। अंग्रेजी शासन के कारण राज्यों में नई प्रशासनिक व्यवस्था तथा न्याय व्यवस्था आ गई। जनजातियां इन परिवर्तनों को समझ नहीं पाई तथा इनका प्रतिरोध किया। जनजातियों के वन अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उनकी परंपरागत स्थानांतरित कृषि को प्रतिबंधित किया गया। जनजातियों के सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया गया, जैसे कि डाकण प्रथा पर रोक।
सामंतों द्वारा अत्यधिक कर लगाया जाता था, जो कि नकदी में वसूल किया जाता था। अतः जनजातियां साहूकारों के कर जाल में फंसी। नई आबकारी नीति के तहत जनजातियां महुआ शराब की नहीं बना सकती थी। अंग्रेजों ने बोलाई कर, रखवाली कर समाप्त कर जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए मेरवाड़ा बटालियन तथा मेवाड़ भील कोर का गठन किया। इन सेनाओं का खर्च जनजातियों पर डाल दिया। उपयुक्त कारिणों के परिणाम स्वरूप भगत आंदोलन एवं एक ही आंदोलन, जिससे जनजातियों में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ और वे लोकतांत्रिक प्रणाली की ओर बढ़े। प्रजामंडल आंदोलन में अपना सहयोग सुनिश्चित किया। फिर ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों और साहित्यकारों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो राजस्थान में जनता में स्वातंत्र चेतना का प्रसार करने में कवियों साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने आंचलिक भाषाओं में लोकगीतों का तथा साहित्यों का सृजन किया। इन रचनाओं में जनमानस में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हुआ। भरतपुर राज्य के कवि हुलासी ने वीर रस के गीतों के माध्यम से अंग्रेजों का विरुद्ध करने का आह्वान किया। अंग्रेजों का विरोध करने का आह्वान किया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही किया था। फिर कवि पूर्ण सिंह ने ब्रिटिश विरोधी एवं राष्ट्रवाद से ओतप्रोत कविताओं का सृजन किया। राजस्थान में जन जागरण तथा ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने वाले बूंदी के सूर्यमल मिश्र तथा मारवाड़ के शंकर दान सामोर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। बूंदी के राजा कवि सूर्यमल मिश्र की रचनाओं में वंश भास्कर तथा वीर सतसई महत्वपूर्ण है। फिर वीर सतसई में निष्क्रिय राजपूत शासकों को 1857 संग्राम में संगठित होकर ब्रिटिश सत्ता की प्रेरणा दी गई है। संगठित होकर ब्रिटिश सत्ता की प्रेरणा दी गई है। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी रथ चुंगटिया नामक से 13 सोरठे लिखकर महाराणा फतेह सिंह को 1903 में दिल्ली दरबार न जाने की प्रेरणा दी। इनसे प्रभावित होकर जनता अंग्रेजों के खिलाफ उठी खड़ी हुई। अतः राजतंत्र समाप्त कर लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त हुआ। फिर सवाई माधो सिंह द्वितीय के स्थापत्य पर योगदान। सवाई माधो सिंह द्वितीय के शासनकाल में ही राजस्थान में सर्वप्रथम 1904 में डाक टिकट पोस्टकार्ड की शुरुआत जयपुर में हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए का अनुदान दिया। इसने चंद्र महल में विश्व प्रसिद्ध मुबारक महल का निर्माण करवाया, जो मुगल, राजपूत व यूरोपियन स्थापत्य कला का नमूना है। ब्रिटिश शासक एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के अवसर पर यहाँ यहाँ चांदी के 2 बड़े कलशों में गंगा जल लेकर लंदन गए। यह चांदी के कलश वर्तमान में मुबारक महल में रखे हुए हैं। इन्हें दुनिया के सबसे बड़े चांदी के पात्र माना जाता है। नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया, जो एक रूप, आकर्षक रंग संयोजक तथा जलवायु के अनुरूप निर्मित थे। फिर शेखावटी हवेली स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। शेखावटी हवेलियों में ऊंचा चबूतरा, ऊंचे दरवाजे, लंबी पोल, ऊंची सीढ़ियां, विशाल चौक, द्वार के पास कलात्मक गवाक्ष, 1, 2, 3 मंजिलों को निर्माण, चूना पत्थर, लकड़ी तथा डलवा धातु का प्रयोग इत्यादि विशेषताएं मिलती हैं। प्रमुख हवेलियां शेखावटी की हवेलियां प्रमुख हवेलियों में शेखावटी की हवेलियां स्वर्ण नगरी, नवलगढ़ में रूपनिवास, भगत जालान, पोद्दार व बघेरिया की हवेलियां तथा झुंझुनू में टिब्बेवाड़ा की हवेली, महनसर की सोने चांदी की हवेली, बागड़िया की हवेली, ईश्वरदास मोदी की हवेली, श्री माधोपुर में पंसारी की हवेली द्रष्टव्य है। इसके अतिरिक्त शेखावटी को हवेलियों में अपने भित्ति चित्रों की कलात्मक हेतु विख्यात है। इन जिसे अपने उत्तम रंग संयोजन व कंपनी शैली के प्रयोग के कारण ओपन आर्ट गैलरी के रूप में जाना जाता है। दाबू प्रिंट व लघुलेख। चित्तौड़गढ़ जिले में आकोला गांव दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो, उसे लुई लगदी से दबा देते हैं। यह लुई या लगदी लुगदी या लई जैसे पदार्थ दाबू कहलाता है, क्योंकि यह कपड़े के स्थान पर को दबा देता है जहां रंग नहीं चढ़ना होता। सवाई माधोपुर में मोम का, बालोतरा में मिट्टी का, सांगानेर बगरू में गेहूं का, बीतड़ का दाबू लगाया जाता है। अकोला का दाबू प्रिंट बेडशीट, कपड़ा, चूंदड़ी, फेंटियां
देश विदेश में प्रसिद्ध है। ताबू प्रिंट की बंदी साड़ियां एवं वस्त्रों को शहरों में, जबकि चूंदड़ी फेटियां को ग्रामीण क्षेत्रों में पसंद किया जाता है। इनकी रंगाई छपाई मुख्यतः मुंबई के सफेद लट्ठे पर की जाती है। फिर राजस्थान एकीकरण के 5वें चरण पर लघु लेख। तो मत्स्य संघ के आर्थिक पिछड़ेपन और प्रशासनिक अकर्मण्यता के कारण गठन के समय से ही इसके राजस्थान और उत्तर प्रदेश में विलय पर चर्चा हो रही थी। 13 फरवरी 1949 को मत्स्य संघ के शासक व मंत्रियों के विलय पर चर्चा हेतु दिल्ली बुलाया गया, जिसमें अलवर करौली ने सहमति दी, किंतु भरतपुर धौलपुर रियासत असहमत रहे। 23 मार्च 1949 को इन असहमत रियासतों से वीपी मेनन ने पुनः वार्ता की तथा जनता की राय को विलय का मानदंड बनाया। जनता की राय जानने के लिए शंकर राव देव समिति का गठन किया गया। इस समिति ने रिपोर्ट में बताया कि रियासतों की अधिकांश जनता राजस्थान में विलय के पक्ष में है। अतः 10 मई 1949 को मत्स्य संघ के 4 राज्यों ने बृहद राजस्थान में विलय कर अपनी स्वीकृति दे दी। परिणाम स्वरूप 5वें चरण में संयुक्त बृहत्तर राजस्थान का निर्माण हुआ। इस चरण में मत्स्य संघ के मुख्यमंत्री शोभा राम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान के भक्ति आंदोलन में संतों की शिक्षाओं व उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। तो मध्यकालीन राजस्थान के भक्ति आंदोलन के संतों की शिक्षाएं एवं उपलब्धियां राजस्थानी साहित्य में दृष्टिगत होती हैं। इन शिक्षाओं में संतों ने आत्मज्ञान, तत्व दर्शन, दार्शनिक आदि विषयों के लोक भाषाओं जनमानस तक पहुंचाया। ऐसे संतों में पाबू जी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, हड़बू जी, तेजा जी, गोगा जी आदि प्रमुख हैं। इन संतों ने जन सामान्य को सही राह दिखाई। अपनी कलम से समाज में सभी प्रकार के भेदभाव को मिटाते हुए सद समाज की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया। इन संतों तथा भक्तों की रचनाओं की अधिकता के कारण इस काल को भक्ति काल का नाम दिया गया। इसी काल में विभिन्न संतों और उनके द्वारा प्रवृत्त संप्रदायों ने लोक में अपनी गहरी पेठ बनाई। लोगों ने उनके मार्ग का अनुसरण किया। ऐसे संप्रदायों में राम स्नेही, दादू पंथ, नाथ पंथ, अलखिया संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय आदि प्रमुख है। इन संप्रदायों ने नाम स्मरण का महत्व, निर्गुण उपासना पर बल, गुरु की महत्ता पर बल, जाति व्यवस्था में भेदभाव को मिटाने का आह्वान किया। इनके साथ सगुण भक्त कवियों ने भी अपने आराध्य देवों की वंदना, महिमा गान अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। इस प्रकार की रचनाओं में भक्त शिरोमणि मीराबाई की पदावली व नरसी जीरो मायरो, पृथ्वीराज राठौड़ की वेली कृष्ण रुक्मणी री, माधवदास ददवाड़िया की राम रासो, ईसरदास की हरिदास और देवयान सायाजी झूला की नागदमन व रुक्मणी हरण इस क्रम की प्रमुख रचनाएं हैं। स्थापत्य कला में राजस्थानी इतिहास की धरोहर है। स्थापत्य कला राजस्थान इतिहास की धरोहर है, स्पष्ट कीजिए। राजस्थान में विभिन्न स्थलों पर स्थित किले, मंदिर, राजप्रासाद, बावड़ियां तथा अन्य भवन आदि राजस्थान वास्तुकला का एक समन्वय व सुंदर चित्रण प्रस्तुत करते हैं। राजस्थानी स्थापत्य में मुख्यतः दुर्ग स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य, हवेलियां, बावड़ियां आदि शामिल है। नगर विन्यास, कांस्ययुगीन स्थल कालीबंगा 2 भागों में विभाजित था। दुर्ग प्रशासनिक भवन, निचला नगर सामान्य के लिए, जन सामान्य के लिए। फिर दोनों भाग अलग-अलग परकोटे से घिरे हुए थे। दुर्ग स्थापत्य में राजपूत संस्कृति के अभ्युदय के कारण वीरता व रक्षा के प्रतीक किलों का निर्माण हुआ। जयपुर में पर्वतीय ढाल पर स्थित आमेर किलों की महलों को ही दुर्ग का रूप प्रदान किया गया। आमेर दुर्ग में स्थित शिला देवी, जगत शिरोमणि, अंबिकेश्वर महादेव के मंदिरों का ऐतिहासिक काल से महत्व रहा। राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर अनुपम है। फिर झालावाड़ जिले स्थित गागरोन का किला दुर्गम पथ, चौतरफा विशाल खाई और मजबूत दीवारों के कारण दुर्ग अपने आप में अनूठा और अद्भुत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चित्तौड़ का किला है। चित्तौड़गढ़ के भीतर राणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ अपने शिल्प व स्थापत्य की दृष्टि से अनूठा है। किले के भीतर निर्मित रानी पद्मिनी का महल, नवलखा भंडार, जैन कीर्ति स्तंभ
कुम्भश्याम मंदिर, समसिद्धेश्वर मंदिर, मीरा मंदिर, कलिका माता मंदिर, श्रृंगार चवरी आदि दर्शनीय हैं। जयपुर स्थित जयगढ़ दुर्ग अपने विशाल पानी के टंकों के लिए जाना जाता है। जयगढ़ कई गुप्त सुरंगों के कारण रहस्यमयी किला कहलाता है। बीकानेर स्थित जूनागढ़ किले और उनकी बनावट मुगल स्थापत्य कला पर आधारित है। जूनागढ़ किले में स्थित गंगा निवास, फूल महल, गज मंदिर, अनूप महल, कर्ण महल, लाल निवास इत्यादि प्रमुख है। जैसलमेर का किला चूने का प्रयोग किए बिना बड़े पीले पत्थरों से निर्मित, लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ जोधपुर वास्तुकला की दृष्टि से बेजोड़ है। इस किले में स्थापत्य में मोती महल, फतेह महल, तख्त विलास, अजीत विलास आदि वैभव प्रशंसनीय है। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर दुर्ग अपनी सुदृढ़ किलेबंदी के कारण प्रसिद्ध है। अन्य दुर्गों में तारागढ़, अजमेर, नाहरगढ़, जयपुर, लोहागढ़, भरतपुर, बाला किला, अलवर, सिवाना दुर्ग, बाड़मेर आदि स्थापत्य दर्शनीय है। फिर मंदिर स्थापत्य में भक्ति, शक्ति व अध्यात्म की प्रभावना के कारण राजस्थान में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। रणकपुर जैन मंदिर, एकलिंग जी मंदिर, नीलकंठ, कुंभलगढ़ मंदिर आदि स्थापत्य दुर्ग स्थापत्य के समकक्ष है। गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित मंदिर जैसे कलिका मंदिर चित्तौड़, आवानेरी मंदिर दौसा, नकटी माता मंदिर जयपुर आदि अलंकृत खंबे, अलंकृत मंच आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। आबू के चंद्रावती मंदिर, मुंडेश्वर मंदिर बिजोलिया क्रमशः सोलंकी तथा भूमि शैली में निर्मित है। किराड़ू के मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान में अनेक जैन मंदिर जो अपनी विशिष्ट तल विन्यास, संयोजन, स्वरूप के लिए विख्यात है, जैसे रणकपुर, औसिया, जैसलमेर के जैन मंदिर, सेवाड़ी, पाली, फिर चांदखेड़ी, झालावाड़, महावीर जी, करौली आदि। हवेली बावड़ियां राजस्थान की हवेलियां अपने छज्जे, बरामदों, झरोखों पर बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें जैसलमेर में नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, बीकानेर में बच्छावतों की हवेली, शेखावटी की सोने चांदी की हवेली व पंसारी की हवेली आदि शामिल है। राजस्थान में चांद बावड़ी दौसा, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, रानी जी की बावड़ी बूंदी, गोसुंडी बावड़ी चित्तौड़गढ़ अपने बेहतरीन स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में समय और संपन्नता के साथ उत्कृष्टता, विशालता और सूक्ष्मता का समावेश हुआ है। इसी कारण स्थापत्य में वैविध्य राजस्थान की वास्तुकला की विशेषता है। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में जन जागरण में पत्रकारिता की भूमिका का 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो अज्ञानता को मिटाने और जन चेतना के प्रसार में प्रेस की भूमिका निर्णायक होती है। 1849 में भरतपुर राज्य से प्रकाशित राजस्थान के प्रथम समाचार पत्र मजहूर सरूर और इसके पश्चात प्रकाशित विभिन्न पत्र पत्रिकाओं ने आमजन के राजनीतिक, आर्थिक अधिकारों का समर्थन और सामाजिक बुराइयों का विरोध कर जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे राजपूताना हेराल्ड लोक चेतना की धारा का पहला समाचार पत्र, राजपूताना टाइम्स, राजपूताना गजट ने रियासतों के कुप्रशासन और रियासती जनता पर अत्याचार की खबरों को प्रमुखता से जगह दी। फिर आंगीबाण, नवजीवन और प्रजा सेवक समाचार पत्रों ने शासकों एवं जागीरदारों के विरुद्ध रियासतों में चल रहे आंदोलनों का समर्थन किया और राजशाही पर चोट की। फिर तरुण राजस्थान पत्र के माध्यम से शोभालाल गुप्त, रामनारायण चौधरी, जयनारायण व्यास ने जोधपुर, सिरोही व अन्य राज्यों में निरंकुश शासकों के विरुद्ध आवाज उठाई। सर्वहित और राजस्थान केसरी आदि समाचार पत्रों ने ब्रिटिश भारत के आंदोलन की खबरें प्रकाशित कर देश प्रेम की भावना प्रसारित की। फिर तरुण राजस्थान ने बिजोलिया, बेगू, बूंदी, नीमूचना आदि किसान आंदोलनों का समर्थन किया और कृषक अधिकारों के प्रति आमजन को जागरूक किया। फिर यंग राजस्थान पत्र ने साधु के निर्लज व्यवहार व अंधविश्वासों को उजागर किया। वही आर्य मार्तंड ने विधवा विवाह के समर्थन में विधवा पुनर्विवाह विज्ञापन निःशुल्क प्रकाशित किए और त्याग भूमि समाचार पत्र ने नारी जागृति हेतु 16 पृष्ठ समर्पित किए। फिर त्याग भूमि हरिभाई उपाध्याय पत्र ने गांधीवादी विचारधारा का प्रसार कर गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया।
राजस्थान से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के अलावा शेष भारत के समाचार पत्रों ने भी राजस्थान में जन जागरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे प्रताप कानपुर विजोलिया आंदोलन का समर्थन और बीकानेर के बेगार प्रथा का विरोध। फिर विश्वामित्र कलकत्ता, जिसमें सामाजिक कुरीतियों का विरोध और विधवा विवाह का समर्थन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की रियासतों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई संधियां, उनके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि का बताइए। तो राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा और अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ 1818 की संधि की तथा संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति कमजोर हुई। सामंत व्यापारियों से राहदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके इस विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजों ने पॉलिटिकल एजेंटों के माध्यम से राज्यों के प्रशासन व आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया, जिससे शासकों को सम्मान व राजनीतिक स्थिति में कमी आई। अंग्रेजों ने राज्य के उत्तराधिकार, नीतिगत, शासकीय आदि सभी मामलों में हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। रियासतों की आर्थिक दुर्दशा। कंपनी द्वारा रियासतों से अपनी सेवाओं के एवज में खिराज वसूल जाता था, परंतु समय पर खिराज भुगतान न होने की स्थिति में खिराज पर अतिरिक्त चक्रवृद्धि ब्याज भी वसूला जाता था। कंपनी द्वारा स्थापित विभिन्न सैनिक छावनियों का खर्चा रियासतों द्वारा दिया जाता था, जैसे जोधपुर लीजियन, मेरवाड़ा भीलकौर, मेरवाड़ बटालियन, शेखावटी ब्रिगेड आदि सैन्य इकाइयां जो अंग्रेजों की सरकार के अधीन थी, का खर्चा रियासतों द्वारा वहन किया जाता था। इन सैन्य इकाइयों के रख रखाव के लिए सामंतों व सामान्य प्रजा से अत्यधिक राजस्व वसूला गया, जिसने राज्यों की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। फिर शासकों द्वारा इन सैन्य व्ययों के अदायगी के विलंब में और इनकार के संबंध में कंपनी द्वारा उस राज्य के किसी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता था, जैसे अंग्रेजों द्वारा सांवर झील पर अधिकार। फिर 1818 में की गई संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि सामंतों अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खर्च की राशि, सामंतों के विशेषाधिकार पर कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। फिर प्रजामंडल आंदोलन ने जन साधारण में राजनीतिक जागृति के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कैसे निभाई? तो 1931 में प्रजामंडलों की स्थापना के साथ ही उत्तरदायी शासन की मांग प्रारंभ हो गई। प्रजामंडल में विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं जैसे सेवक, वैभव आदि के माध्यम से आम जन को मौलिक अधिकारों के प्रति सचेत व जागृत किया गया। आगीवाण, राजस्थान वीकली आदि स्थानीय समाचार पत्रों एवं प्रजामंडल कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव घूमकर राजनीतिक चेतना जागृत की। प्रजामंडल द्वारा प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्रिकाओं जैसे संग्रह, विजय, वैभव आदि ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया। फिर प्रजामंडल नेता जैसे रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा आदि ने किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया तथा राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़कर उसे विस्तृत बना दिया। प्रजामंडल के नेताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशनों में भाग लेकर राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक मूल्यों का रियासतों में प्रसार किया। फिर प्रजामंडल नेताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, विजय लक्ष्मण पंडित ने प्रजामंडल अधिवेशन में भाग लिया, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलने से रियासती जनता ने शासकों पर दबाव बनाया, जिससे रियासतों का भारत में विलय संभव हो सका। प्रजामंडल के प्रयासों से चेतना प्राप्त आमजन ने शासन में भागीदारी की मांग की, अतः रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई, जैसे शाहपुरा रियासत में गोकुललाल असवा के नेतृत्व में। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई जनता ने संवैधानिक शासन की मांग की, फलतः रियासतों में संविधान का निर्माण हुआ, जैसे कि के.एम. मुंशी ने मेवाड़ का संविधान तैयार किया। इस प्रकार प्रजामंडल आंदोलन के प्रभाव से उत्पन्न राजनीतिक चेतना और जन जागृति ने संवैधानिक उत्तरदायी शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में राजपूत
शासकों ने मुस्लिम शक्ति को रोकने की समय समय पर भरपूर कोशिश की? स्पष्ट कीजिए। तो मध्यकाल में राजपूत शासकों एवं सामंतों ने मुस्लिम शक्ति को रोकने के लिए समय समय पर भरपूर कोशिश की। मध्यकाल में राजपूत शासक द्वारा किए गए मुस्लिम विरोध को 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला, सल्तनत की स्थापना से पूर्व, फिर सल्तनत काल और मुगल काल। सर्वप्रथम प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के समय 8वीं सदी के मध्य अरबों के प्रगति को अवरुद्ध करने में सफलता प्राप्त की। शाकंभरी के चौहान शासक गोविंदराज तृतीय ने गुजरात के राजा भीम के साथ मिलकर महमूद गजनवी को रोका। अजयराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय तक भारत के मुस्लिम आधिपत्य को रोका रखा, परंतु तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की हार के साथ ही भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश ने 1222 में से 1229 के मध्य नागदा पे आक्रमण किया, जिससे भूताला का युद्ध में जैत्र सिंह ने पराजित कर दिया। जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह ने बलवन के आक्रमण को विफल किया। वही 1299 में समर सिंह ने अलाउद्दीन की सेना से दंड वसूला। अलाउद्दीन ने राजस्थान की सभी महत्वपूर्ण रियासतों को परास्त कर राजपूत शासकों की शक्ति को क्षीण कर दिया, जिसे वापस महाराणा कुंभा सांगा के शासनकाल में मजबूती मिली। कुंभा ने तत्कालीन सभी महत्वपूर्ण शक्तियों को परास्त किया। वही राणा सांगा ने खेताली, खातौली और बाड़ी के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को परास्त किया। राजस्थान के शासकों द्वारा मुगल सत्ता का प्रतिरोध बाबर से शुरू होकर औरंगजेब तथा उसके पश्चात उत्तर पूर्वी शासकों तक अनवरत चलता रहा। इन शासकों में मेवाड़ के महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राज सिंह, जोधपुर के मालदेव, चंद्रसेन, सिरोही के महाराव सुल्तान देवड़ा आदि प्रमुख है। बाबर के भारत पर आक्रमण के साथ ही राजस्थान के शासकों के साथ मुगल संघर्ष अवश्य भावी हो गया। खानवा के मैदान में राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत शासकों ने संघ बनाकर बाबर के विरुद्ध युद्ध किया, परंतु राणा सांगा की पराजय हुई। इससे राज सत्ता राजपूतों के हाथ से निकलकर मुगलों के हाथ में आ गई। महाराणा उदय सिंह के समय 1867 से 68 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। महाराणा प्रताप ने आजीवन मुगल सत्ता का प्रतिरोध किया, जिससे हल्दी घाटी व दिवेर के युद्ध प्रमुख हैं। 1557 में प्रताप की पश्चात अमर सिंह ने लगातार मुगलों से संघर्ष किया, अतः मेवाड़ की बिगड़ी हुई व्यवस्था को संभालने में के लिए 1615 में मुगलों से संधि कर ली। औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल शासकों से मैत्री संबंध बनाए रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर शत्रुता बढ़ा लेना राज सिंह की समयोचित नीति का परिणाम था। बांदनवाड़ा के युद्ध में संग्राम सिंह द्वितीय की सेना ने मुगल सेनापति रणबाजा खां को पराजित किया। यह युद्ध लंबे समय से चले आ रहे मुगल मेवाड़ संघर्ष का अंतिम युद्ध था। मारवाड़ शासक मालदेव की सेना ने 1544 ग्रीष्ममेल युद्ध में शेरशाह सूरी का सामना किया। मालदेव के पुत्र चंद्रसेन ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आजीवन अकबर के विरुद्ध संघर्ष किया। अपना अधिकांश जीवन पहाड़ों में बिताया, किंतु अधीनता स्वीकार नहीं की। दुर्गादास राठौड़ ने 30 वर्षों तक औरंगजेब से संघर्ष कर अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया। सिरोही के शासक महाराव सुल्तान ने 1583 में अकबर की सेना को दत्तानी के युद्ध में परास्त कर अजय कीर्तिमान स्थापित किया। यद्यपि ये पूर्णतः सफल नहीं हुए, किंतु चूंकि इनमें एकता का अभाव और गुप्तचर प्रणाली का अभाव और दोषपूर्ण सैनिक संगठन था, इसके बावजूद भी कह सकते हैं कि राजपूत शासकों की कोशिश के कारण मुस्लिम राजस्थान में पूर्णतः अधिकार नहीं कर पाए।